हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग इंटरफेरेंस चैप्टर का ही लास्ट लेक्चर 4 लेकर के आपके सामने है। आज हमारे इस चैप्टर का थ्योरेटिकली लास्ट टर्न है, लास्ट टॉपिक आज आपको पढ़ाना है इंटरफेरेंस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस का वो है दो व्यतिकारी किरणों में से किसी एक के मार्ग में पारदर्शक प्लेट रखने पर व्यतिकरण पर प्रभाव। राइट, आज का बेटा मेरा टॉपिक है दो व्यतिकारी किरणों में से किसी एक के मार्ग में अगर कोई पारदर्शक प्लेट रख दी जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, जैसे आपने देखा था कल हम लोगों ने पर्दा लिया था, उस पर्दे में दो रेखा छिद्र किए थे S1 और S2, जो लास्ट वीडियो में आपको दिया था। S1 से प्रकाश की किरण चलती थी और P पर पहुंचती थी, दूसरी प्रकाश की किरण S2 से चल करके P पर पहुंचती थी और बिंदु P पर व्यतिकरण उत्पन्न करती थी दोनों किरणें। अब अगर उन दोनों किरणों में से किसी एक के मार्ग में कोई ट्रांसपेरेंट शीट रख दी जाए, जैसे कोई कांच की प्लेट रख दी जाए जिससे होकर प्रकाश गुजर जाता हो, तो जो व्यतिकरण है, जो बिंदु P पर इंटरफेरेंस मिल रहा था, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बिंदु P पर ही मिलेगा या बिंदु P के ऊपर मिलेगा या बिंदु P से नीचे मिलेगा। यानी जो व्यतिकरण है उस पर क्या इफेक्ट होगा। जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था वो इंटरफेरेंस पैटर्न कितना डिस्प्लेस हो सकता है, कितना डिस्प्लेस हो सकता है। राइट, हम इस चीज को जानेंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, दो व्यतिकारी किरणों में से किसी एक के मार्ग में पारदर्शक प्लेट रखने पर व्यतिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट, तो बच्चों आपको बता दें कि दोनों किरणों में से जिस भी किरण के मार्ग में आप ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रखोगे, व्यतिकरण उसी ओर शिफ्ट हो जाता है, उसी किरण की ओर डिस्प्लेस हो जाता है। यानी अगर S1 से चलने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रखी है तो व्यतिकरण बिंदु P से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपने ग्लास शीट S2 से चलने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में रखा है तो इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे की ओर उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, तो व्यतिकरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सबको समझ में आया। अब बेटा हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि कितना शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि व्यतिकरण शिफ्ट होगा, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न कितना शिफ्ट होगा इसको हमें निकालना पड़ेगा। यानी उसका डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसका विस्थापन हमें निकालना पड़ेगा। तो इस विस्थापन को निकालने के लिए हम एक पहले डायग्राम ड्रा करेंगे और उसमें एक किरण के मार्ग में ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रखेंगे और रखने के बाद
उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। तो देखिए बेटा, ध्यान दें, यहां पे ये पर्दा है, इस पर्दे में दो रेखा चित्र किए गए हैं S1 और S2, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है और एक तीसरा पर्दा यहां लगा दिया जाता था। यहां पर चूंकि हमने दो ही पर्दे दिखाए हैं, क्वांटिक प्रकाश स्रोत में लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। S1 और S2 का ये लंबाधक है, इसको C मान लेते हैं। S1 और S2 से पर्दे की दूरी कैपिटल D है। ये पर्दा है, एक प्रकाश की किरण S1 से P पर जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण S2 से P पर जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S1 से P पर जाने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट रख देंगे। ये एक की मोटाई की एक ग्लास शीट यहां पे रख दी है। ध्यान रखो बेटा, स्मॉल टी यहां पर इस ग्लास शीट की मोटाई है, इस ग्लास शीट की मोटाई है, ये यहां पर रख दी है। कंफर्म? अब देखिए, जब इस पट्टी को यहां पे रख दिया गया तो इंटरफेरेंस पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, देखिए, जब S1 से प्रकाश की किरण P पर चली तो अगर ये पट्टी ना रखी होती तो S1 से लेकर P तक की पूरी दूरी प्रकाश की किरण हवा में तय करती है, एयर में ट्रेवल करती है, राइट। लेकिन पट्टी रख देने के कारण प्रकाश की किरण T दूरी तो इस कांच में चलेगी, जितनी इसकी मोटाई, तो T दूरी तक तो इस कांच के पट्टी में प्रकाश चलेगा। बची कितनी दूरी, तो S1P में से T हटा दी तो S1P माइनस T दूरी प्रकाश की किरण हवा में चलेगी। चलिए, तो प्रकाश किरण को कितने माध्यमों से गुजरना होगा, प्रकाश की किरण को दो माध्यमों से गुजरना होगा। एक तो प्रकाश की किरण को वायु से गुजरना होगा और दूसरा प्रकाश की किरण को इस कांच से गुजरना होगा। ठीक है, तो जब ये हवा में चलेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, S1P माइनस T, और हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, C, सबको पता है। और T दूरी जो है, ये प्रकाश की किरण कांच में चलेगी तो किस चाल से चलेगी, V, किस चाल से चलेगी, V, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल V होती है। क्लियर है? अब टोटल टाइम कितना लगेगा प्रकाश किरण को S1 से लेकर P तक जाने में, तो हमने मान लिया प्रकाश की किरण को S1 से P तक जाने में टोटल टाइम कैपिटल T लगता है। कितना, कैपिटल T। तो जो कैपिटल T है वो दो समयों के योग के बराबर है, T1 प्लस T2। T1 वह समय है जो प्रकाश किरण ने एयर में ट्रेवल करने में लिया है और T2 वह समय है जो प्रकाश किरण ने इस कांच की पट्टी में ट्रेवल करने में लिया है। कंफर्म? तो T बराबर समय बराबर दूरी बटे 4, तो T1 वाल के लिए, वाल में कितनी दूरी तय की थी, S1P माइनस T, और वाल में प्रकाश की चाल क्या थी, C, प्लस T2 कांच की पट्टी के अंदर चलने में लिया गया समय था, समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी कितनी तय की थी, P, मोटाई थी इसकी, और चाल कितनी होती है, V, माध्यम में प्रकाश की चाल V होती है। चूंकि हम आपको हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल में पढ़ा चुके हैं, V बराबर किससे होता है, C/N, तो T बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S1P माइनस T अपॉन C प्लस T अपॉन V का मान यहां से रखेंगे C/N, ऊपर चला जाएगा तो कैपिटल T बराबर C एलसीएम मिल जाएगा, ये हो जाएगा S1P माइनस T
प्लस एन टी, या कैपिटल टी बराबर S1P प्लस टी कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा n माइनस 1/c। इतना टोटल टाइम प्रकाश किरण को S1 से P तक जाने में लगेगा, S1 से P तक जाने में लगेगा। कंफर्म? अगर ये पट्टी यहां ना होती तो T का मान 0 हो जाता, अगर T का मान यहां 0 हो जाता तो ये टर्म 0 हो जाता, तो फिर समय टोटल कितना लगता है S1P बटे C। S1P का मतलब S1 से लेकर P तक की दूरी, और ये पूरी दूरी हवा में ट्रेवल की जाती है और हवा में ही प्रकाश की चाल C हो जाती है। तो जो n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट T का पद है ये हट जाता है, से लेफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पट्टी के रख देने से, इस ग्लास शीट के रख देने से प्रकाश किरण को T टाइम्स n-1 अतिरिक्त पथ ट्रेवल करना पड़ा, इतनी दूरी उसे अतिरिक्त तय करनी पड़ी। तो पट्टी रख देने से जो प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया पाथ है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई, उसकी वैल्यू हो गई n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट T, इतनी वैल्यू उसकी इंक्रीज की गई, बढ़ गई। बात समझ में क्लियर है? तो अब टोटल पाथ जो प्रकाश की किरण द्वारा ट्रेवल किया गया वो S1P प्लस n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट T, इतना पथ तय किया गया। तो अब ये पथ तो S1 से P तक का टोटल निकल आया, और दूसरी प्रकाश की किरण ने S2 से लेकर के P तक का पथ तय किया था। बात समझ में? तो अब अगर इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच पथांतर निकालना हो कि पाथ डिफरेंस कितना हुआ, तो उस पाथ डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे? तो पहले बेटा इसको नोट करें, फिर हम आपको बताते हैं कि पाथ डिफरेंस हम कैसे फाइंड करें। तो S2 तथा S1 से चलने वाली प्रकाश किरणों के बीच पथांतर तो पथांतर निकालने के लिए S2P में से ये डिस्टेंस घटा दें, तो S2P माइनस S1P प्लस n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट T। तो बेटा ये पथांतर कितना आ जाएगा, ये पथांतर हो जाएगा S2P माइनस S1P माइनस n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट T। अब जो ये S2P माइनस S1P है, लास्ट वीडियो में मैंने S2P माइनस S1P की वैल्यू फाइंड की थी, ध्यान है आपको? अगर 4 से लेकर P तक की दूरी हम xm मान लें, तो चूंकि S2P माइनस S1P का मान हम निकाल चुके थे xd अपॉन कैपिटल D, लेकिन बेटा वहां पर दूरी मैंने x मानी थी और यहां पे कितनी मानी है xm, तो xm स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये पथांतर कितना आ जाएगा, ये पथांतर आ जाएगा xm स्मॉल d बटे कैपिटल D माइनस n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट, ये पथांतर निकाला है xm स्मॉल d बटे कैपिटल D माइनस n-1 आउट ऑफ ब्रैकेट T। चलिए अब अगर बिंदु P पर जो व्यतिकरण प्राप्त हुआ है वो समकोशी हुआ है या विनाशी, इसकी मुझे जानकारी नहीं, तो इस पथांतर को नियमतः हमें समकोशी के पथांतर के बराबर भी करना चाहिए और विनाशी के भी बराबर करना चाहिए। तो किसी के भी आप एक के बराबर कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, यानी एक्सल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
तो हमने मान लिया कि बिंदु P पर समकोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। अगर बिंदु P पर हम मान लें कि समकोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है तो जो ये पथांतर है इसको हमें समकोषी के पथांतर के बराबर करना होगा। कंफर्म। अब अगर समकोषी के पथांतर के बराबर करें, फिर से सुन लीजिए, हमने माना कि बिंदु P पर समकोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। अगर समकोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा तो इस पथांतर को हम समकोषी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर कर देंगे और समकोषी व्यतिकरण का पथांतर होता है m लैम्डा। कितना होता है? m लैम्डा। तो ऐसी दशा में यदि बिंदु P पर समकोषी व्यतिकरण प्राप्त हो, समकोषी व्यतिकरण प्राप्त हो तो xm स्मॉल d बटे कैपिटल D माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू m लैम्डा, या xm स्मॉल d बटे कैपिटल D बराबर m लैम्डा प्लस n माइनस 1, या xm बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d इन ब्रैकेट m लैम्डा प्लस n माइनस 1। ये xm का मान है, राइट। xm बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d m लैम्डा प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d। कंफर्म। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकल आई। कब ये दूरी निकली है? जब ये कांच की पट्टी रखी हुई। यदि ये कांच की पट्टी न रखी होती यदि पट्टी न होती, राइट, यानी इस पट्टी की अनुपस्थिति, अगर ये पट्टी नहीं होती तो t का मान क्या हो जाता? 0। तो पट्टी, यदि पट्टी ना होती तो t बराबर 0 हो जाता। तो ऐसी दशा में O से लेकर P तक की दूरी को हम लोग क्या मान लें? xm डैश मान लें। तो इस सूत्र में t का मान फिर 0 हो जाता, n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट। क्लियर? तो जब ये xm बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d m लैम्डा प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट t, तो जब यहां पर t का मान 0 कर देते तो ये पूरा पद 0 हो जाता। तो xm डैश बराबर क्या बचता? कैपिटल D बटे स्मॉल d और ब्रैकेट में केवल कितना बचता? m लैम्डा। तो पट्टी की उपस्थिति में ये दूरी आ गई और पट्टी की उपस्थिति में ये दूरी आ गई। अतः यदि व्यतिकरण प्रतिरूप का विस्थापन x0 हो तो x0 बराबर xm माइनस xm डैश। इस दूरी में से दूरी हटा तो x0 बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d m लैम्डा प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट t माइनस कैपिटल D बटे स्मॉल d ब्रैकेट में m लैम्डा, राइट। तो कितना हो जाएगा? x0 बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d m लैम्डा प्लस कैपिटल D बटे स्मॉल d n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट t माइनस कैपिटल D बटे स्मॉल d m लैम्डा। ये कैंसिल हो जाएगा तो x0 बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट। ये डिस्प्लेसमेंट निकला। x0 बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट। इतना व्यतिकरण प्रतिरूप डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा किधर की तरफ? ऊपर। कंफर्म। परिचय क्या है? कैपिटल D S1 S2 से पर्दे की दूरी, स्मॉल d S1 S2 के बीच की दूरी, n
इस पट्टी के पदार्थ का अपवर्तनांक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास शीट, ये जो पट्टी रखी गई है इस पट्टी के पदार्थ का अपवर्तनांक है। और टी क्या है? पट्टी की मोटाई। टी क्या है? पट्टी की मोटाई। तो ये आ गया बेटा एक्स नॉट बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी एन माइनस वन आउट ऑफ ब्रैकेट। इससे हम पट्टी की मोटाई भी फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इज इट राइट? कोई समस्या? तो इस तरीके से व्यतिकरण का यह चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको पढ़ाएंगे। राइट? उम्मीद है बेटा आज का वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।